ठीक है, चलो वो कर्नाटक युद्ध कंप्लीट करवा देता हूँ। देखो भारत में क्या हुआ, जब फ्रांसीसी आ गए तो फ्रांस भी यूरोप में एक बहुत ज़बरदस्त पावर थी। तो उस समय पूरे यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस की प्रतिद्वंदिता चल रही थी। तो यूरोप में जैसे ही लड़ना स्टार्ट करते वो भारत में लड़ना स्टार्ट कर देते। तो पहला तो लिखो यूरोप में इंग्लैंड में फ्रांस की प्रतिद्वंदिता, यहां हुआ सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध ये चलेगा इनका 1756 से लेकर 63 तक। ठीक है, इससे पहले क्या होगा, देखो अंग्रेज इस कोशिश में तो थे ही कि हमारा व्यापार पर एकाधिकार हो जाए। ठीक है, जब 1600 में आए 150 साल तक वो शांतिपूर्वक व्यापार करते रहे, लेकिन 1750 के बाद 1759 में तो उन्होंने किसको हराया, डचों को बेदरा के युद्ध में हरा के यहाँ से बाहर भेज दिया। ठीक है, और फिर सेकंड पे वो फ्रांसीसियों को हरा देंगे। डेनमार्क वाले शांत लोग थे ही, पुर्तगाली जो थे वो अपने अपने मतलब धार्मिक कठोरता की नीति के कारण, झगड़ालू स्वभाव होने के कारण, सरकार का सहयोग नहीं होने के कारण और भ्रष्ट होने के कारण पहले बच जाएंगे। तो 1760 तक आते आते सबसे शक्तिशाली कौन बन जाएगा, अंग्रेज बन जाएंगे। ठीक है, तो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। तो इन्होंने यहाँ क्या किया, यहाँ प्रतिद्वंदिता चल रही थी, तो इससे पहले ही इनकी लड़ाई शुरू होगी। लड़ाई किसके शुरू होगी, कर्नाटक के नवाब के पद को लेकर, नवाब को गद्दी पर बिठाने को लेकर देखो मजे की बात, देखो अब हो क्या रहा था, हमेशा राजनीतिक स्थितियां, मुगल शासक बहुत कमजोर हो चुके थे। औरंगजेब के बाद में जो 4 शासक आए, बहादुर शाह, जांदर शाह, फर्रुख सियर और मोहम्मद शाह, वो तो फिर भी थोड़े बहुत ठीक ठाक थे। लास्ट तो ऐसे थे जैसे शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने पकड़ के पेंशनर बना के कहाँ बिठा रखा था, इलाहाबाद में बिठा रखा था। ठीक है, ये बहुत कमज़ोर शासक थे, मतलब रोज़ रोज़ गद्दी से बदल देते थे, कभी सैयद बंधु बदल देते थे, कभी उनका कोई और, तो मुगलों में दम नहीं था। मराठे कमज़ोर हो गए, तो अब ये हस्तक्षेप करेंगे। तो कर्नाटक पे नवाबी पद के जो दावेदार थे, एक पक्ष का सपोर्ट किसने किया, अंग्रेज़ों ने किया, और दूसरे पक्ष का फ्रांसीसियों ने। अंग्रेज़ों ने तो किया चांदा साहब और मुजफ्फर जंग का, अपने को नाम याद रखने की जरूरत नहीं। और फ्रांसीसियों ने किसका किया, अनवरुद्दीन और नासिर जंग। ये गद्दी पर बैठने के लिए आपस में लड़ रहे थे। तो कर्नाटक के नवाब को गद्दी पर बैठाने को लेकर अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य भारत में 3 युद्ध हुए, जिसे कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। भारत में 3 युद्ध हुए जिसे कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। ठीक है, देखो फर्स्ट हुआ 46 से 48, सेकंड हुआ, और 1900 लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, है ना, 1749 से 54। थर्ड में क्या हुआ, जब दोनों बार संधि हो गई थी, थर्ड में जब यूरोप में प्रोग्राम शुरू हुआ तो इन्होंने भारत में भी लड़ना शुरू कर दिया। तो थर्ड युद्ध में क्या होगा, थर्ड युद्ध 1756 से 63 में क्या होगा, इसी दौरान, है ना भाई, अपने अपने गवर्नर होंगे दोनों के। तो दक्षिण भारत में कौन होगा, क्लाइव होगा, वो क्लाइव जो बाद में बंगाल का पहला गवर्नर बनेगा। ठीक है, बहुत समझ। तो अंग्रेजों का गवर्नर तो था क्लाइव, और फ्रांसीसियों का था गोदे।
तमिलनाडु में एक गांव है वाडीवास, ठीक है, वहाँ वाडीवास में युद्ध लड़ेंगे तो गवर्नर तो युद्ध लड़ते नहीं है, युद्ध तो मिलिट्री कमांडर लड़ते हैं, ठीक है। तो इनका होगा आयरकूट, ये बहुत जोरदार है ना, बहुत शानदार मिलिट्री कमांडर था सर आयरकूट। और इधर होंगे लाली। आयरकूट की ज़्यादा सैनिक नहीं थे, मतलब अगर सही संख्या देखो तो 3701 तो घुड़सवार इसके पास थे, ठीक है, लगभग इतने, मतलब 5-1000 आदमी युद्ध लड़े होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ होगा वाडीवास का युद्ध, वाडीवास, ये तमिलनाडु में गांव है, वाडीवास का युद्ध। और इसमें अंग्रेज फ्रांसीसियों को परमानेंट हरा देंगे, 1760 में होगा ये, अंग्रेज फ्रांसीसियों को हरा देंगे। और ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध के बाद भारत में एकमात्र शक्ति कौन बचेंगे? अंग्रेज बचे। अपने को आप मैं देखना, मैं याद करवाऊंगा आपको सीक्वेंस, नहीं तो आधुनिक भारत में ये लगता है बीच में ही मराठे आ जाएंगे, बीच में ही पंजाब वाला युद्ध आ जाएगा, बीच में ही बर्मा युद्ध आ जाएगा, एक एक सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ हिस्टोरियन है J.S. मैरियत, वो ये कहते हैं कि जिस चाबी को फ्रांसीसी दक्षिण भारत में ढूंढ रहे थे और उसको क्लाइव ने कहाँ ढूंढ लिया? बंगाल में ढूंढ लिया। ये लाइन लिख लो। प्रसिद्ध इतिहासकार J.S. मैरियत कहते हैं कि जिस चाबी को फ्रांसीसी दक्षिण भारत में खोज रहे थे उसे क्लाइव ने बंगाल में खोज लिया। क्यों कही ये बात? ये हिस्ट्री ऑप्शनल में आया है, आईएएस ऑप्शनल में, है ना। दक्षिण भारत में खोज रहे थे, उसे क्लाइव ने बंगाल में खोज लिया। देखो मेरी तरफ देखो, इसलिए कहते हैं दक्षिण भारत में अभी भी मराठे हारे नहीं थे। मैसूर का हैदर अली और टीपू सुल्तान बैठे थे, ठीक है। फ्रांसीसी कोई एकदम खत्म थोड़ी ना हो गए थे, लेकिन बंगाल में कौन था? कोई भी नहीं था। मुगल शासक कमजोर हो चुके थे। बंगाल से अंग्रेजों ने इतनी लूट मचाई, इतनी बड़ी सेना खड़ी कर ली कि पूछो मत। बंगाल में जाके बक्सर के युद्ध के बाद वो बंगाल के तो मीर कासिम को हराएंगे ही हराएंगे, अवध के सुजाउद्दौला को भी हरा देंगे, मुगल बादशाह को भी हरा देंगे। तो मुगल बादशाह तक को जब उन्होंने हरा दिया, बंगाल से वो इतना धन इकट्ठा कर लेंगे कि भारत में उनको फिर वो एक एक करके सारी शक्तियों को हराएंगे। पहले मराठों को हराएंगे, ठीक है, फिर हैदर अली को हराएंगे, भारत में जितनी शक्तियां थी सबको हराएंगे, फिर पंजाब को जीत लेंगे, फिर बीच में राजस्थान के शासकों से संधियां कर लेंगे। और संधियां भी इतनी समझदारी से करेंगे, अंग्रेज भारत में थोड़े से थे तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि पूरे भारत पर डायरेक्ट कब्जा करें। तो जो सहायक संधियां थी राजस्थान में जो उन्होंने करी थी, ठीक है, 1802-3 में, और फिर 1817-18 में करी आश्रित पार्थक्य की संधियां। उन संधियों में वो अपनी सेना छोड़ देते थे रियासत में, और उसका खर्चा कौन उठाती थी? रियासत उठाती थी। अंग्रेजों के घर से क्या लग रहा था? कुछ भी नहीं लग रहा था। तो ऐसे करते करते उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लेंगे। फिर इन्हीं बातों से नाराज होकर 1857 की क्रांति होगी। उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन होगा वो कंपनी से शासन छीन कर और अपने हाथ में ले लेगा। तो फिर डायरेक्ट हम ब्रिटिश क्राउन से रूल होना शुरू हो जाएंगे। फिर 1857 के बाद धीरे धीरे भारत में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी। राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण होंगे। तो ये सीक्वेंस याद कर लोगे तो आपको आधुनिक भारत में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ये हो गया, अब इन्होंने जीत लिया, ठीक है। इस युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी कमजोर हो गए। इस युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी कमजोर हो गए। अब यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों में अंग्रेज एकमात्र शक्ति के रूप में उभरे। एकमात्र शक्ति के रूप में उभरे।
अब अंग्रेज बंगाल को आधार बनाकर बंगाल में अपना शासन स्थापित करेंगे, बंगाल में अपना शासन स्थापित करेंगे और बंगाल को आधार बनाकर एक एक करके समस्त भारतीय शक्तियों को पराजित कर देंगे। ठीक है, आया सीक्वेंस समझ में। अब संभालते हैं मुगलों को कि औरंगजेब के बाद वो मुगल जिनके अधिकार में कभी काबुल कंधार भी था, ठीक है, उन मुगलों को ऐसा क्या हुआ कि यूरोपीय व्यापारिक शक्तियां यहाँ आ गई, आके युद्धों में उलझी हुई है। तो मुगलों को संभालते हैं, नई हेडिंग डालो, परवर्ती मुगल शासक या लेटर मुगल्स, परवर्ती मुगल शासक। परवर्ती मुगल शासक, ठीक है। अब देखो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई दक्षिण भारत में। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन होने लग गया। मुगल साम्राज्य का पतन इसकी मृत्यु के साथ ही। पूरा भारत है ना, इस समय पूरा भारत शामिल था, ठीक है। 21 प्रांत थे बड़े बड़े, अकबर के टाइम में 12 प्रांत थे, बाद में खानदेश, असीरगढ़ और बुरहानपुर जोड़ के 15 बनाए, लेकिन औरंगजेब ने पूरे भारत को जीत लिया था। 21 प्रांत थे बड़े बड़े। तो ऐसा क्या हुआ, पतन हो गया। मेंस के लिहाज से पहले एक एक लाइन में अपन मुगल साम्राज्य के पतन के कारण पढ़ लेते हैं ना। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या रहे होंगे। देखो इन कारणों में है ना, इतिहासकार दो गुटों में बंट जाते हैं। भारत का इतिहास सबसे पहले तो लिखा था अंग्रेजों ने, ठीक है। भारत का इतिहास अंग्रेजों ने लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि जैसे ही उन्होंने बंगाल पर अधिकार कर लिया तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेके आएंगे ना। उस रेगुलेटिंग एक्ट में वो क्या करेंगे, बंगाल में एक उच्च न्यायालय की स्थापना करेंगे, हाई कोर्ट की। लेकिन अब हिंदुओं के मामलों को कैसे समझे, तो साथ में जज के साथ एक पंडित जी, मुसलमानों का मामला समझने के लिए जज के साथ एक मौलवी। मुसलमानों में अंग्रेजों के आने से पहले न्याय कैसे हो रहा था, इस्लामिक कानून के हिसाब से, कुरान के हिसाब से चल रहा था, ठीक है ना। अभी भी तो जो उनके पर्सनल लॉ है या 3 तलाक वगैरह है वो उसी से चल रहे हैं ना। आज के न्यूज़पेपर में आया है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू कर देंगे, ठीक है ना। आज सुबह की बता रहा हूँ, कल की न्यूज़ है कि आज के अखबार में आई है कि सीएए लोकसभा से पहले लागू कर देंगे, ठीक है। तो हिंदुओं का न्याय सूत्र और स्मृति ग्रंथों के आधार पे, उनमें चोरी करेगा तो वो दंड होगा, लूट करेगा तो ये दंड होगा। तो उन्होंने ये सोचा कि भारत के इतिहास को समझना जरूरी है, तो उन्होंने इतिहास लिखा। तो उन्होंने इस रूप में लिखा कि भारतीयों को निरंकुश शासन की हमेशा आदत थी, ताकि वो अपना शासन जस्टिफाई कर सके भारत में। भाई यूरोप का आदमी आके भारत पे कैसे शासन करेगा, तो उन्होंने उस रूप में इतिहास लिखा। जैसे मैक्स मुलर हो गए, स्मिथ हो गए, पहले हिस्टोरियन ये थे, या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाले सारे लिख रहे हैं। बाद में राष्ट्रवादी इतिहासकार आए। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इतिहास को बढ़ा चढ़ा के लिखा, क्योंकि एक तो उन्हें ये काम करना था कि भारत में उस समय पुनर्जागरण का दौर था। तो औरंगजेब जैसे शासकों को उन्होंने विदेशी शासक माना। भाई विदेशी कैसे हो सकते हैं, भारत में ही तो बैठे रूल कर रहे, भारत का धन भारत में ही तो रह रहा था। फिर मार्क्सवादी आए। तो कुल मिला के इसमें अलग अलग मत है। तो जो लेटेस्ट मत है एकदम, वो ये कहता है कि कुछ मुगल शासन में मूलभूत कमजोरियां थी जिनकी वजह से पतन हुआ। बाकी जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, जैसे एमजी मजूमदार हो गए, राजवड़े हो गए, वो सारे ये कहते हैं औरंगजेब की नीतियां जिम्मेदार थी, वो धर्मांध शासक था, उसकी दक्षिण भारत की नीतियां। तो लिख लो पतन के कारण। पहला कारण तो लिखना है जागीरदारी संकट, एक एक लाइन में लिख लो, जागीरदारी
संकट। जागीरदारी संकट क्या हुआ, वो मनसबदार बना रहे थे ना पूरे भारत में, बना रहे थे क्या, तो मनसबदार ज़्यादा हो गए और बांटने के लिए मनसब बचे नहीं। देखो अकबर ने तो हाईएस्ट मनसब 7,000 का दिया था, 2 आदमियों को सिर्फ जात और सवार का। बाद में देखोगे वो 50-50 हज़ार के मनसब देने लग गए। तो इसमें दिक्कत क्या हुई, अकबर तो शक्तिशाली शासक था, वो मनसबदारों को ट्रांसफ़र करता रहता था, लेकिन बाद में जब किसी भी साम्राज्य में ये होने लग गए, वहाँ का अधिकारी या मिलिट्री कमांडर वहीं से कर वसूल करे तो वो शक्तिशाली हो जाएगा, खुद की सेना होगी। तो ये बड़ा कारण था जागीरदारी संकट। दूसरा, कमजोर आर्थिक स्थिति। कमजोर आर्थिक स्थिति इसी वजह से हुई, कमजोर जब शासक आए तो ना तो वो कर वसूल कर पाए, मतलब इतनी बुरी हालत थी, जिस शान की मुगल दरबार की शान का दुनिया लोहा मानती थी। लास्ट में लेटर मुगल्स के टाइम एक ऐसा भी टाइम आया जब राजकुमारियां लाल किले से भागेंगी 3 दिन भूखी रहने के बाद, और वो किले के दरवाजे बंद कर लेंगे, मतलब इतने बुरे हालात हो गए थे लास्ट में लेटर मुगल्स के टाइम। और औरंगजेब की नीतियां तो है ही। औरंगजेब की नीतियां कौन कौन सी हैं, एक तो दक्षिण भारत की नीति है, जिसमें उसने साम्राज्य का बहुत ज़्यादा धन लगा दिया। दक्षिण भारत की नीति देखो, दक्षिण भारत की नीति से क्या नुकसान हुआ है, दक्षिण भारत की नीति से ये नुकसान हुआ कि एक तो वो उत्तर भारत पर ध्यान नहीं दे पाया, और दूसरा क्या हुआ कि जो आर्थिक संसाधन युद्ध में बहुत लगते हैं भाई, आर्थिक संसाधन का नुकसान। ठीक है, वो 1681 में औरंगजेब का बेटा था अकबर, उसने विद्रोह किया था, मेवाड़ में भी तो आया था, मेवाड़ के राज सिंह के पास। फिर वो दक्षिण भारत भागा तो औरंगजेब उसके पीछे गया। 1681 से लेकर 1707 तक लगातार 26 साल वो दक्षिण भारत में ही रहा। ठीक है, एक ये हो गया। चौथा कारण औरंगजेब की धर्मांध नीतियां। धर्मांध नीतियां थी, जजिया कर लागू कर दिया, हिंदू मंदिर तोड़ दिए, तीर्थ यात्रा कर वापिस से लगा दिया। इससे औरंगजेब के टाइम में सबके विद्रोह हुए। सिख विद्रोह हुआ, जाटों का हुआ, सतनामियों का हुआ, बुंदेलों का हुआ। ठीक है, तो सभी ने विद्रोह किया। मारवाड़ में विद्रोह हुआ, राजपूतों का भी तो हुआ था, दुर्गादास और अजीत सिंह। तो ये धर्मांध नीतियाँ इसकी जिम्मेदार थी, और इसी धर्मांध नीतियों की वजह से इसने राजपूतों का सहयोग खो दिया। वो राजपूत जो अकबर के समय से मुगल साम्राज्य की सेवा ही तो कर रहे थे, तो उनका सहयोग मिलना बंद हो जाएगा, और लास्ट हो जाएगा यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। इन्होंने भी आके इनकी स्थिति कमज़ोर कर दी थी। और कारण में क्या होगा कि जो लेटर मुगल्स हैं वो बहुत कमज़ोर शासक थे। कोई तो हिजड़ों के साथ घूमता था, कोई नर्तकियों का नाच देखता था, कोई साए बेखबर था, उसको कोई होश ही नहीं तेरे साम्राज्य में हो क्या रहा है। तो प्रवृत्ति कमज़ोर मुगल शासक। और एक कारण क्या था, और एक कारण ये था, वो ट्रेडिशन की शुरुआत कहाँ हुई थी। अकबर के समय में जहांगीर ने विद्रोह किया। जहांगीर के समय में उसका जो शहजादा था खुसरो ने विद्रोह किया। और शाहजहाँ के तो जिंदा रहते रहते उसके बेटे धमाधम युद्ध लड़ रहे थे। तो औरंगजेब के विरुद्ध उसके बेटे अकबर ने किया, और जैसे ही औरंगजेब मरा तो उसके भी तीनों बेटे आपस में धमाधम में लग गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था।
है ना। भी मेरे इसके बाद सक्सेसर कौन बनेगा, या तो ज्येष्ठ पुत्र बने सबसे बड़ा, तो जिसमें तलवार में दम होता था वो शासक बन जाता था। तो वो उत्तराधिकार के युद्ध में क्या होता था, आधे अमीर एक की तरफ, आधे अमीर एक की तरफ। तो गृह युद्ध में तो कमजोरी होंगे, तो लास्ट लिख लो उत्तराधिकार के निश्चित नियम का नहीं होना। उत्तराधिकार के निश्चित नियम का नहीं होना, लिख दोगे ना। और इसमें आइए 100 शब्दों में आता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि लेटर मुगल में कौन कौन आया। तो अपनी हेडिंग थी प्रवर्ती मुगल। प्रवर्ती मुगल में जैसे ही औरंगजेब मरे, औरंगजेब के बाद पहला शासक कौन सा बनेगा, बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम, ये रहेगा 1707 से लेकर 12 तक। ओरिजिनल नाम था इसका मुअज्जम, और मुअज्जम के 2 भाई और थे, एक था आजम, ये तो था गुजरात में, और एक था कामबख्श। मोहम्मद आजम और मोहम्मद काजम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद कामबख्श, है ना। इतना आपने को क्या करना है, इस आजम को कौन से युद्ध में हरा देगा, ये जजाओ के युद्ध में, है ना, जजाओ का युद्ध। और ये कब होगा, 1707 में होगा। जजाओ के युद्ध में आजम अपने भाई आजम को हराकर, और शासक कौन बन जाएगा, मुअज्जम, और उपाधि क्या धारण करेगा, बहादुर शाह की। देखो औरंगजेब है ना, इतना गंदा आदमी था, उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया था, अपने भाइयों को मारा था, तो वो अपने बेटों को सबको संदेह की नज़र से देखता था, तो इनको मौका नहीं दिया। ये 65 साल का होके बादशाह बना था, ठीक है ना। अब 65 साल का बादशाह क्या कर लेगा, है ना। तो ये पहला काम क्या करेगा, मैंने तुम्हें बताया था। देखो 1689 में क्या हुआ भाई, 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के बाद शासक बने संभाजी। एक दिन संभाजी और उसका प्रधानमंत्री कवि कलश आराम से घूम रहे थे। लोगों ने समझा मत घूमो, उसको औरंगजेब कहते हैं, ले जाएगा तुम्हें, पता भी नहीं लगेगा। औरंगजेब आया और संभाजी और कवि कलश को तो भेज दिया ऊपर, और ले गया साथ में संभाजी का जो बेटा था साऊ, उसको साथ में ले गया, उसकी पत्नी को ले गया, और ले जाके आगरा में कैद कर लिया। कैद कर लिया, अब कितने साल बाद छोड़ेगा, 19 और 7 26 साल बाद अब साऊ को वो आज़ाद करेगा, ठीक है ना। और वहाँ जाते ही वहाँ मराठों में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, साहू को मुगल कैद से आज़ाद कर देगा, मुगल कैद से आज़ाद कर देगा। और क्या करेगा, पंजाब में बंदा बहादुर होगा, बंदा बहादुर के विरुद्ध ये सैनिक अभियान करेगा, ठीक है। पंजाब में 1712 में बंदा बहादुर के विरुद्ध पंजाब में सैनिक अभियान। सैनिक अभियान। देखो एक आदमी था खाफी खां। खाफी खां इतना समझदार आदमी था, औरंगजेब का और उनके ये जो सुपुत्र और सुपोत्रों का इतिहास लिखा, लेकिन उसने छुप के लिखा। उसकी किताब का नाम है मुंतखाब उत तवारिक। तो वो इनको सबको उपाधियां देता है। अब वो छुप के लिख रहा था, बढ़िया तरीके से उसने इतिहास लिखा है, तो वो इसको कहेगा साहे बेखबर। वो ये कहता है इसको राजकीय कामों से कोई लेना देना ही नहीं था, तो इसको खाफी खां क्या उपाधि देगा, साहे बेखबर की। कई बार ये पूछ लेते हैं ना, खाफी खां क्या कहेगा, खाफी खां साहे बेखबर।
देखो अब अगला शासक आएगा इसी का बेटा जानदर शाह, वो भी अपने दो भाइयों को हरा के आएगा। जानदर शाह बनेगा 1712 से 13। देखो जानदर शाह को शासक कौन बनाएंगे? एक ईरानी गुट का अमीर होगा जुल्फिकार खां की मदद से, है ना। तो इसको शासक कौन बनाएगा? ईरानी अमीर जुल्फिकार खां की सहायता से। ठीक है, लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या होगी? इसके साथ दिक्कत ये होगी कि इस समय इनके अमीरों में एक लड़ाई शुरू हो जाएगी, हर कोई अपना अपना शासक बनाने की कोशिश करेगा। इससे पहले ये दो काम करेगा। एक तो ये करेगा कि इसकी एक प्रेमिका थी लाल कुंवर, उसका बहुत प्रभाव था इस पर। प्रेमिका लाल कुंवर का प्रभाव, इसलिए इसको खापी खां क्या कहेगा? लंपट मूर्ख। ठीक है, ऐसे कहेगा कि इसका जो शासनकाल है वो चारणों के लिए, गायकों के लिए, नर्तकों के लिए और नाटक करने वालों के लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन ये इतना होते होते दो भले काम कर जाएगा। एक तो जयपुर के जो अपने जो जयसिंह जी हैं उनको किसकी उपाधि देगा? मिर्जा या सवाई की उपाधि देगा, है ना, सवाई की। तो जयपुर के जयसिंह कछवा को मिर्जा होगा भी, सॉरी, है ना, मिर्जा की उपाधि देगा। मैं ना कंफ्यूज हो रहा हूँ बार बार। सवाई की देगा भैया ना, प्लीज, सवाई की देगा। नहीं, इसने दी थी, सवाई की दी थी। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने करी थी, ये सवाई की देगा। मिर्जा की उपाधि वो जो इनसे जस्ट पहले जयसिंह थे उनको औरंगजेब देगा, इनको सवाई की जानदर शाह देगा। अजीत सिंह को ये कौन सी उपाधि देगा? अजीत सिंह को उपाधि देगा ये महाराजा की। अजीत सिंह को उपाधि देगा ये महाराजा की। ठीक है, ये इतना काम करेगा तो भारतीय अमीरों का गुट था उसमें क्या है, अमीरों के गुट बन गए थे। ईरानी अमीर का तो जुल्फिकार खां हो गया। एक तुरानी अमीर थे। तुरानी अमीर कौन से थे? मध्य एशिया के। मध्य एशिया मतलब आज का अफगानिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, वो वाले अमीर। एक भारतीय अमीर के दो भाई थे, सैयद बंधु जिनको कहते हैं, हुसैन अली और अब्दुल्ला खां। दोनों भाई बहुत शक्तिशाली थे। हुसैन अली और अब्दुल्ला खां क्या करेंगे? इस जानदर शाह को गद्दी से उतार के शासक बना देंगे, फर्रुखसियर को। ठीक है, तो देखो अब बनेगा शासक फर्रुखसियर। ये बनेगा
भारतीय मुसलमान सैयद बंधु इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि मुगल शासन में भारतीय मुसलमानों को कभी मौका मिला ही नहीं, ना सल्तनत युग में कभी मौका मिला था। जहाँ जहाँ शक्तिशाली होंगे भारतीय मुसलमान उस बात को बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे, ठीक है ना। भारतीय मुसलमान सैयद अब्दुल्ला हुसैन व सैयद अब्दुल्ला हुसैन व एक तो सैयद अब्दुल्ला था, सैयद अब्दुल्ला और हुसैन खां, ये 12 गांव के थे, इसलिए इनको 12 या बराहा भी बोल देते हैं। सैयद अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। तो इससे खुश होके है ना, हुसैन खां को तो बना देगा ये मीर बख्शी। मीर बख्शी क्या होता था मुगलों के टाइम में? सेना का सर्वोच्च अधिकारी। और इसको अब्दुल्ला को बना देगा वजीर, राज की जो राजस्व मामलों का प्रमुख होता था, मीर बख्शी और वजीर बना देगा। इनके टाइम में एक जोरदार बात होगी, इनके टाइम में जोरदार बात ये होगी कि जो पहला मराठा पेशवा होगा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ के साथ ये संधि करेंगे। और संधि किसके सहयोग से होगी? विशासक तो कठपुतली था, ये जो है जो अपने सैयद बंधु ये संधि करेंगे। और उस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा ये कहते हैं कि उस संधि में मुगल बादशाह ने अपने फरमान द्वारा मराठों को दक्षिण भारत में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने की छूट दे दी थी। प्लस ये भी कहा कि दिल्ली पर कोई संकट आया तो मराठे मुगलों की मदद करेंगे। और वो मराठों की मतलब सर्वोच्च शक्ति का काल था। इसी की वजह से पानीपत का तीसरा युद्ध होगा, क्योंकि यहाँ से मराठे क्या करेंगे? दिल्ली के शासन में हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगे। तो अन्य अमीर हैं वो नाराज हो जाएंगे। भी अहमद शाह अब्दाली को अवध के नजीबुद्दौला ने ही तो बुलाया था कि आक्रमण कर इनका मराठों का इलाज कर, ठीक है। तो इनकी क्या होगी? सैयद बंधुओं व मराठों के मध्य संधि। सैयद बंधुओं, इनमें साथ में मुगल सम्राट आ जाएगा, मुगल बादशाह व मराठा पेशवा के मध्य संधि, मध्य संधि। ये संधि होगी 1719 में। इस संधि में क्या कह देगा? जो अपना मुगल बादशाह है फर्रुखसियर, मराठों को दक्षिण भारत में चौथवे सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे देगा। देखो सैयद बंदियों ने ये संधियां क्यों करी? ये सैयद बंधु इतने खुरापाती थे। पहले जुल्फिकार खां झांझर शाह को बना रहा है, ये 6 शासक बनाएंगे थोड़े से टाइम में, बाद में इनका भी पतन हो जाएगा। तो इन्होंने जो मराठा पेशवा कौन थे उस समय? बालाजी विश्वनाथ है ना, मराठा पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। उनसे ये सहयोग मांगेंगे। मराठा जो पेशवा होंगे बालाजी विश्वनाथ, इसके साथ सैयद बंधु मुगल बादशाह की तरफ से संधि करेंगे। मुगल बादशाह तो इनको कि दक्षिण में चौथ सरदेशमुखी अपने हिसाब से वसूलो, और मराठे क्या करेंगे? मुगल बादशाह की सहायता करेंगे, है ना। अवसर आने पर
अवसर आने पर मराठे मुगल बादशाह की सहायता करेंगे। ठीक है, ये संधि, और इसको मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा। क्यों कहते हैं मराठा का मैग्ना कार्टा? मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? मैग्ना कार्टा क्या है पहले तो ये बताओ। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में जब संसदीय सुधार हो रहे थे ना, तो सरकार ने लिखित में जो जनता की मांगे मानी, उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा इसलिए था कि एक तो दक्कन में उनको 74 देशमुखी वसूल करने का अधिकार मिल गया, प्लस उत्तर भारत की राजनीति में भी वो सक्रिय हो गए। मराठों को इस चीज़ ने अखिल भारतीय शक्ति बना दिया। ठीक है, तो ये मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा। अब भाई साहब क्या होंगे, इतने डरपोक होंगे कि पूछो मत। सैयद बंधुओं से पूछे बिना पानी नहीं पिएगा, तो इसको क्या कहेंगे? घृणित कायर, है ना, घृणित कायर। एक हिस्टोरियन है सिडनी ओवन, बहुत अच्छा हिस्टोरियन है वो, मोहम्मद शाह के लिए जो पहला शासक था, कि ये अंतिम मुगल शासक है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इसके बाद में तो जो आए वो तो वो ही थे। अगला मोहम्मद शाह आएगा। मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह आक्रमण करके शाहजहाँ वाला तख्ते ताउस लूट ले जाएगा। भाई साहब हिजड़ों के साथ घूमते थे दिन भर, है ना, तो उसको कहेंगे मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। तो अगला शासक कौन बनेगा? मोहम्मद शाह रंगीला। सैयद बंधु इसको हटा के जब किसको बना देंगे? मोहम्मद शाह को। तो अगला शासक कौन आएगा? मोहम्मद शाह। इन्हीं की हरकतों की वजह से मुगलों के वंशज आज भी रहते हैं कलकत्ता में, अगर तुम देखते हो तो, और चाय बेचते हैं बेचारे इन्हीं रंगीलों की वजह से, है ना। एकदम हिस्टोरिकल बात कर रहा हूँ, कलकत्ता में रहते हैं और कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं। ठीक है, तो मोहम्मद शाह, ये इसका टाइम था 1719 से लेकर 48 तक। ये करेंगे कल।